नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन आज मुद्दा है आरक्षण पर रण। दरअसल मुद्दे तो बहुत सारे हैं। विकास का मुद्दा भी हो सकता है, एक तरह से डेवलपमेंट की बात हम बात करेंगे कि एजुकेशन पर किस तरह से काम हो सकता है, इसके बाद बेरोजगारी को कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो ये है कि आरक्षण पर रण हो रहा है, और उसमें भी ये बात है कि बीजेपी को 400 सीटों के ही पार क्यों जाना है। कांग्रेस का सवाल ये है कि आज कांग्रेस के नेता सचिन पायलट मध्य प्रदेश में थे और उन्होंने कहा कि 400 के पार ही भाजपा क्यों, सरकार तो 272 में बन सकती है। इसी के चलते दक्षिण भारत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण खत्म करके उस आरक्षण को गरीब और दलित में बांटेंगे। तो मामला आरक्षण की तरफ फोकस हो गया है। हम इस पर भी बात करेंगे, क्या मंदिर मस्जिद और मुसलमानों के अलावा भी कुछ हो सकता है, इस पर भी बात होगी। क्या महिलाओं पर भी बात हो सकती है। चर्चा के लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश शर्मा जी, श्री जयंत तोमर जी, और नई दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े नागेंद्र परमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा इस पर भी करेंगे कि क्या आरक्षण के अलावा बीजेपी इस पर भी जोर दे रही है कि जब राजीव गांधी जी को 400 सीटें मिली थी, 400 का बहुमत मिला था, तब उन्होंने एक तरह से शहबानो कांड के मामले में, जिन्हें तलाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको एक तरह से जो भत्ता है वो मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के विरोध के चलते संसद में एक कानून बना और उसमें नया कानून बना और मुसलमानों को, तलाकशुदा महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर पलट दिया गया और उनको एक तरह का भरपाई भत्ता नहीं मिला। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये सारा मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर जी। ये जो सारा मामला है, केंद्रीय चुनाव, आम चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव, कोई राज्यों के चुनाव नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव मुद्दे से भटक रहा है, विकास की बात से अलग हटकर आरक्षण पर जा रहा है, मंदिर पर जा रहा है, मस्जिद पर जा रहा है? ये किस तरह का चुनाव है? बातें तो चुनाव के पहले सारे दल करते हैं कि हम विकास पर बात करेंगे, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो बातें अलग हटकर बहुत छिछली बातें होती है, हल्की बातें होती है और भावनात्मक बातें होती है, इमोशनल बातें होती है। आपकी राय किस ढंग से देखते हैं आज के चुनाव प्रचार को जो आम चुनाव के लिए हो रहा है? सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और उसने अपने चुनाव के लिए जो प्रारंभिक तैयारियां की हैं, उन सब तैयारियों में उनने क्या डेवलपमेंट किया है, किस प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार के उन्होंने 10 साल में काम किए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने थे और कितना जो है उन्होंने उज्ज्वला का कलेक्शन दिया, कितना जो है गरीब लोगों को अन्न मुफ्त देने की बात की गई, कितने सड़कें बनी, कितने जो है नेशनल मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस हिसाब से हुए और कैसी अर्थव्यवस्था है, भविष्य में अर्थव्यवस्था को क्या सब किया जाएगा, ये सब डेवलपमेंट की बातें। और इन्होंने भरपूर डेवलपमेंट की बातें की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेवलपमेंट की बातें नहीं हुई, लेकिन एक चीज देखने में आई जो राजनीतिक है, वो ये है कि डेवलपमेंट की बातें करने के बाद मतदान का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 13% गिरा है, 8%, 13% जो है सीधी और इधर गिरा है और 3% छिंदवाड़ा में गिरा है। तो इसलिए एक बात साफ हो गई कि मतदाता की जो रुचि है वो डेवलपमेंट के कामों को सुनने के बाद वोट डालने की नहीं है। इसलिए बाकी चीजों का भी उसमें समावेश, यानी कि तड़का लगाना पड़ा, जिसके कारण अगले चुनाव में जो कल मतदान हो रहा है उसमें अधिक वोटों की संभावना, अधिक प्रतिशत की संभावना देखी जा रही है। दूसरी बात यह है कि जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया और उस मैनिफेस्टो के अंदर उनके द्वारा जिस तरह की बातें की गई, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने उल्लेखित किया है, तो उसके बाद राजनीति के स्वरूप को बदलना था, निश्चित रूप से बदल गया। जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, तो आरक्षण जब आप ये तय करके मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देंगे कर्नाटक में, तब आपके बारे में ये टिप्पणियां तो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने ओबीसी के आरक्षण को काट करके और मुस्लिम समुदाय को वो आरक्षण दिया है, इसलिए आप
अन्य राज्यों में ओबीसी की बातें करते हैं, उनका वोट लेने के लिए कहते हैं हम तो आपके लिए 27% तक आरक्षण की मध्य प्रदेश का उल्लेख कर रहा हूं, उसका इस तरह करते हैं, और लेकिन कर्नाटक में आप उनका हटा करके मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की का प्रावधान दलित, आदिवासी और ओबीसी की भांति होना चाहिए। उनका गरीबी के आधार पर जो 10% वाला आरक्षण है उसकी परिधि में यदि आप लेकर के आ जाएं तो समझ में आता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को संपूर्ण रूप से उसी समुदाय के रूप में माना जाना चाहिए जो भारत में आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता। आप उन्हें अलग से दर्जा देंगे, अलग से उनकी विशेषताएं बताएंगे, तो ये देश के अंदर विभाजन की एक राजनीति चली आ रही थी आजादी के बाद से। मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है जब हम अमृत काल से आगे निकल चुके हैं और 2001 शताब्दी वर्ष की तरफ पहुंच रहे हैं। 2047 का हमने टारगेट देखा है सरकारों की ओर से या भाजपा के ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से। तो ऐसी स्थिति में ना तो अल्पसंख्यक का दर्जा रहना चाहिए और ना ही मुस्लिम समुदाय को अन्य समुदायों की तरह यानी दलित, आदिवासी और पिछड़ी की तरह आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये मुझे मेरी अपनी भी मान्यता है और मेरे जैसे हजारों लोगों की मान्यता है, लाखों लोगों की मान्यता है कि इस तरह की बात नहीं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को स्पेशल स्टेटस की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि भारत का विभाजन के समय मुस्लिम समुदाय जो है एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान ले चुका है, तो उसे भारत के नागरिक की तरह सामान्य जैसे आप और हम रहते हैं ऐसे उनको रहने की अनुमति, स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि दे करके जो है एक अगले विभाजन की तैयारी करा दी जाए और वोट की राजनीति करते करते हम यहाँ तक ले जाएं। जहां तक 400 की बात है और सचिन पायलट ने कहा है, तो भारत के संविधान में 105 बार संशोधन हो चुके हैं और 105 बार संशोधन के अलावा 127 बार तो बिल आए हैं, 105 बार संशोधन हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है राघवेंद्र जी, आप तो सब जानकार व्यक्ति हैं, भारत के प्रियम्बल को बदला गया, जबकि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में कोई धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात नहीं थी, क्योंकि पंथ निरपेक्ष होना, धर्म निरपेक्ष होना ये हिंदू समाज के विचार और संस्कार में समाहित है। इसलिए सब लोगों ने, जो संविधान सभा के लोग थे, उनके दिमाग में, जहन में ये बात थी कि इस प्रकार की लिखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज जो है, सनातन संस्कृति जो है, वो अपने आप में ही धर्मनिरपेक्ष है। यदि कहीं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता का विवाद खड़ा होता है तो जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले, ईसाइयत के राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, इनके मन में धार्मिक कट्टरपन है। हिंदू सनातन समाज के अंदर धार्मिक कट्टरपन नहीं है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने प्रस्तावना में इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं किया। आपातकाल में जब संसद भंग थी, बड़े नेता जेलों में थे, उस समय इंदिरा जी ने 42वां संशोधन करके और ये जोड़ा, जिसका अभिप्राय साफ है कि वहां केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स और मुस्लिम समुदाय के वोट को अपनी तरफ जोड़ने की कांग्रेस की जो आजादी के पहले की मानसिकता थी वो जारी रही। तो मुझे लगता है इसके बारे में 400 यदि आती है तो ये संशोधन ठीक करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अगर बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार का, तो कांग्रेस को किसने रोका है? वो कहते 500 पार आप लाने के लिए कोशिश तो करें। तो नारे पर तो अपनी जगह, लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास। एक बात बोलूंगा जी, नहीं, बीच में एक बात बोलूंगा, 500 पार और 400 पार का वो नारा कैसे कर सकते हैं? वो तो सरकार बनने के लायक सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे, 272 पे ही नहीं लड़ रहे, तो वो कहां से नारा देते? बिल्कुल, लेकिन जहां तक लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार का नारा क्यों दे रही है, तो मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा है कि कांग्रेस को किसने रोका? वो 500 पार का नारा दे। नारा देने के साथ साथ उस अंक को पाने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो ये ठीक है, लोग अपने हिसाब से बात करेंगे, लेकिन संविधान में बदलाव की आशंका जता रहे हैं। इस चर्चा को बीच में मैं जरूर एक बाइट सुनना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, वो सुने और फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारा संविधान साफ साफ मना करता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस ने वर्षों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। वो साल दर साल अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए भांति भांति के हथकंडे
अपना रहे हैं, देशवासियों की आंखों में धूल झोंक करके ये अपना खेल खेल रहे। 2004 में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका था। अब एक बार फिर कर्नाटका में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है और इसके लिए उन्होंने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। तो हमने देखा कि जिस ढंग से चुनावी मुद्दा ये भी बन रहा है कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता। मैं पूछूंगा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं जयंत तोमर जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार। जयंत जी, मामला मस्जिद मंदिर से होता हुआ आरक्षण की तरफ टर्न हो रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि देश की बड़ी आबादी आरक्षण को लेकर बड़ी संवेदनशील है। क्या आपको लगता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की जो व्यवस्था दक्षिण भारतीय राज्यों में कांग्रेस कर रही है, क्या ये संविधान सम्मत है? और बीजेपी का साफ कहना है कि अगर वो सरकार में बहुमत के साथ आते हैं तो धर्म के आधार पर आरक्षण को वो खत्म करेंगे। ये साफ संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिए और नरेंद्र मोदी भी इस बात की वकालत एक तरह से कर रहे हैं। आपकी राय, मामला किस तरफ जा रहा है और ये कितना संविधान सम्मत है? जयंत जी। जयंत तोमर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जयंत जी से संपर्क हमारा टूट गया है। यही सवाल मेरा नागेंद्र जी आपसे है, आपकी क्या राय है? नमस्कार राजेंद्र जी। जी देखिए, जहाँ तक आरक्षण की बात है, बहुत लंबे समय से एक मांग भी रही है और एक जायज मांग भी है कि आरक्षण अब आर्थिक आधार पे होना चाहिए, क्योंकि अब देश में हर एक जाति में आपको, हर एक धर्म में आपको गरीब लोग, आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए लोग मिलेंगे। तो जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए जिन्हें वास्तविकता में इनकी जरूरत है, जो वास्तविक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या संपन्न नहीं है, उनको दिया जाना तो आरक्षण समझ में आता है। लेकिन धर्म के आधार पे हम आरक्षण की मांग करेंगे और आरक्षण देने का लॉलीपॉप देंगे अगर वोट के वक्त में, तो वो कहीं भी जायज नहीं है। देखिए, देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए। 75 साल के परिपक्व लोकतंत्र में ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए सत्ताधारी दल से भी और विपक्ष से भी कि वो ऐसे मुद्दों पे अब कम से कम बात करेंगे जनता के आगे जिनसे जनता का वास्तव में भला छिपा हो। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं हैं, इनके बारे में राजनीतिक दलों को बात करनी चाहिए कि ये सभी लोगों को किस तरह मुहैया कराई जाए। और सही मायने में अगर शिक्षा दी जाएगी और शिक्षा सरल सुलभ होगी और सस्ती सुलभ होगी, तो मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति पढ़ पाएगा और शिक्षित हो पाएगा। शिक्षित हो पाएगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, चाहे वो नौकरी करेगा या मान लीजिए वो अपना कोई स्वरोजगार करेगा। और ऐसे में आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। जब हर व्यक्ति कमाऊ होगा, हर हाथ कमाऊ होगा, हर आदमी व्यक्ति को कहीं शिक्षा मिलेगी, जो तकनीकी शिक्षा है या अन्य तरह के विकल्पों के लिए बात है, तो अब बातें विकास के मुद्दे पे होनी चाहिए। अब बातें ये होनी चाहिए कि हम कैसे सर्व सुलभ आपको स्वास्थ्य कराएंगे, कैसे हम बेसिक नीड्स हैं व्यक्ति की वो पूरी हम करवाएंगे करने के लिए। देखिए, आज भी देश के मेट्रो सिटी में, बड़े बड़े शहरों में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे शहरों की बात ऐसी है, जबकि हम विकसित राष्ट्र होने की तरफ जा रहे हैं। तो इस चुनाव की चलाचल बेला पे पक्ष और विपक्ष दोनों को कम से कम जनता से जुड़े हुए जो सीधे मुद्दे हैं उन पे बात करनी चाहिए, ना कि लोक लुभावन वादे और लोक लुभावन बातें करनी चाहिए। कहीं आरक्षण की बात आ रही है, कहीं संविधान को बदलने की बात आ रही है, कहीं विरासत टैक्स जैसी बात। लेकिन नागेंद्र जी, एक बात जो सुरेश शर्मा जी ने कहा कि जब संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं थी, तो क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देने की जो शुरुआत हुई है, जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्या वो भारतीय समाज को, भारत को कमजोर करने वाला है? क्योंकि अगर आप धर्म के आधार पर देंगे
तो फिर आप उन सारे धार्मिक लोगों को, धार्मिक समाज को एक तरह से उकसा रहे हैं कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करें, और ये देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि वर्ग के आधार पर तो हो सकता है, धर्म के आधार पर करेंगे तो फिर हम एक नए टूटन की तरफ जाएंगे, नए बंटवारे की तरफ जाएंगे। और ये खेल क्या उचित है या ये जरूरी है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगना, जाति और धर्म के नाम पे आरक्षण या अन्य तरह के लोक लुभावन वादे करना, ये देश को आगे नहीं ले जाएगा, ये देश को कहीं ना कहीं पीछे ले जाएगा। ये वो लॉलीपॉप है जिनके नाम पे आप सोचते हैं राजनीतिक दल की हमें वोट हासिल होंगे, लेकिन असल मायने में ये जनता का सीधा नुकसान है। इस तरह की बातें करना, इस तरह के वादे करना, इस तरह के प्रलोभन देना, मैं तो कहूँगा प्रलोभन देना या करने के लिए। हम आप देखिए ना, चर्चा के दौरान हम जयंत जी को दोबारा कोशिश करेंगे कि स्काइप या टेलीफोन पर हमारे साथ उनका संपर्क हो जाए, लेकिन उसके पहले सुरेश जी, सवाल ये कि क्या जो संविधान में व्यवस्था थी, अगर वो धर्म के आधार पर आरक्षण की नहीं थी, तो क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करके देश को कमजोर करने की शुरुआत हुई थी या देश को मजबूत करने की? लेकिन मैं इस पर भी आऊँगा कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी सभाएं हुई है। कल मध्य प्रदेश में मतदान का दूसरा दौर भी होने वाला है 6 सीटों पर, और उसके साथ साथ ये भी है कि अमित शाह फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस चुनाव के ट्रेंड को नई तरफ लेकर जाना चाहती, और इसमें आरक्षण का बड़ा मुद्दा है? क्योंकि पिछले बार अगर आपको याद हो तो प्रतिपक्ष ने एक बात की थी कि अगर बीजेपी सरकार में आती बहुमत के साथ तो वो आरक्षण खत्म करेगी या आरक्षण के मामले में छेड़छाड़ करेगी। क्या इस बार बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिपक्ष को घेरा है? और इसमें दक्षिण के जो राज्य हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, जहां धर्म के आधार पर मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देने की बात हुई है, और इससे बीजेपी ने मुद्दा बनाया कि ऐसा करके कांग्रेस ने दलित और ओबीसी और कमजोर वर्ग के साथ एक किस्म का अन्याय किया है। तो क्या अब ये पूरा चुनाव आरक्षण की तरफ भी जा रहा है? देखिए, इसमें एक सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस जो है ये मुस्लिम समाज के को लेकर के जो पॉलिटिक्स करती रही है, या मुस्लिम समाज एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करता रहा, वोटिंग करता रहा है, तो उससे जो है उसकी प्रतिक्रिया भी एक अपने आप में ये है। और जो तेलंगाना, कर्नाटक या अन्य दक्षिण राज्यों में जिस प्रकार मुस्लिम क्षेत्र की बातें हो रही हैं, ये भी एक अपने आप में कंट्रोवर्शियल बात है। मैं आपको वायनाड का एक उदाहरण देना चाहूंगा, जिसमें राहुल गांधी जी वहां से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, और जो वामपंथी नेता ए राजा की पत्नी एनी राजा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो जब ये उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई आप क्यों लड़ रही हैं, आपका तो बड़ा गठबंधन है, तो उन्होंने कहा कि यह चुनाव लड़ना इसलिए जरूरी हो गया था हमारा, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ जो है इस आड़ में जो केरल का हमारा गठबंधन है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ आकर के, यानी कि ये एक नेगेटिविटी वहां इस टाइप की फैली। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये मुस्लिम बहुल सीट है, इसलिए जो है कांग्रेस का नेतृत्व देश भर में जो कर रहा है उसका परिणाम जो है वो वायनाड के माध्यम से चाहता है। तो आप इस बात को जब कहते हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय को पक्ष में लेने के लिए आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो देश के बहुसंख्यक समुदाय में इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। मैं उल्लेख करता हूं हर बार कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ज्योति बसु साहब से कहा था कि सांप्रदायिकता दुधारी तलवार है, एक तरफ आप काटने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो ये दूसरी तरफ ऑटोमेटिक कटने की जो कोशिश हुई थी उसको प्रधानमंत्री जी ने हवा दी है, और उन्होंने इस मुद्दे को सामने लेकर के आने की कोशिश की है। उसके दो कारण मैं देखता हूं। एक राजनीतिक कारण यह है कि मुस्लिम समुदाय खुल करके बीजेपी के खिलाफ बोलता है कि हम उसको वोट नहीं देंगे। तो जब मुस्लिम समुदाय पसीज नहीं रहा और कुछ भी प्रतिशत वोट भाजपा के लिए बढ़ाने की मंशा नहीं रखता, उनके जो धर्मगुरु हैं या अन्य लोग कोई ऐसा पहल करने की कोशिश नहीं कर रहे कि 10 साल से जो पार्टी सरकार में है और उसने योजनाओं के माध्यम से मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, फिर वोट देने के मामले में इतना चूजी बनने की क्या जरूरत है? और यदि चूजी बनने की जरूरत है तो सरकार की योजनाओं के अलावा राजनीतिक मामलों में तो इस बात को लेकर के उल्लेखित किया ही जा सकता है, क्योंकि भेदभावपूर्ण सरकार नहीं होती, लेकिन राजनीति तो भेदभावपूर्ण ही होती है। इसलिए राजनीति के माध्यम से इस बात को डैमेज करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देश के बहुसंख्यक समाज को यह भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि जिस मुस्लिम समुदाय ने पाकिस्तान जैसा देश हमसे ले लिया, छीन लिया, एक प्रकार से हमारे नेता कमजोर पड़ गए
और मैं तो कई बार ये कहता हूं कि 3 लोगों ने देश की का जो बंटवारा किया वो 3 लोगों ने आपस में बांटा है। जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया गया, नेहरू को हिंदुस्तान दे दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देकर के सबका पिता बना दिया गया। ये इन 3 बड़े नेताओं ने आजादी का बंटवारा अपने फेवर में किया था। इसी प्रकार की स्थितियां आज भी चल रही हैं कि आरक्षण के नाम पर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की बात करके ये हम एक नया विभाजन का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले अभी जी। संघ प्रमुख का एक बयान सुन रहा था और उनसे जब ये बात उनने अपनी तरफ से जो बोल रहे थे तो कहा कि अब जो है 1947 वाला भारत नहीं है कि अब इतनी आसानी से बंटवारे जैसी कोई बात हो जाएगी। तो ये एक पक्ष अपनी जगह, लेकिन आरक्षण देकर के जो समाज में भेदभाव करने का, धार्मिक आधार से भेदभाव करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका आने वाले समूह में प्रतिक्रिया स्वरूप उसका असर सामने दिखाई देगा। अगली बात मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि मुझे इतना ही बोलना चाहिए, मैं ये कह सकता हूं अगली बात कि जो कांग्रेस है वो अपने ही बने हुए जाल में फंस गई। चाहे सेम पित्रोदा का मामला हो, चाहे आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से मुरैना में उल्लेख किया है कि इंदिरा गांधी की संपत्ति जो है राजीव गांधी को नहीं मिलने वाली थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कानून समाप्त करके और पूरी संपत्ति अपने आप ले ली। और इसी प्रकार की बातें जो है ये बताती हैं कि भारत को किस तरीके से अपने पॉकेट में डालने की कोशिश की गई थी और जो है 10 साल से उसको पॉकेट से निकाल करके भारत की जनता के सामने रखने का प्रयास किया गया है। उस प्रयास को ही ये समर्थन मिल रहा है। ये आरक्षण की बातें जो है मुझे लगता है कि कुछ आगे अन्य दिशा में जा सकती। बिल्कुल। नागेंद्र जी, सवाल है कि हम चले थे चुनाव में किस तरफ, और चुनाव के बीच में मामले सारे बदल रहे हैं। जैसे सुरेश जी ने कहा कि अब संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में जिस तरह से सैम पित्रोदा ने अमेरिका में बैठ के जो बातचीत की है कि अब उत्तराधिकारियों को जब संपत्ति मिलेगी तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। राहुल गांधी कुछ और बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कानून को बदला था। आरक्षण के मामले में तो उत्तर भारत की जो स्थिति है वो सबके सामने है कि किस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात कर रही है, और इसके अलावा 4 से 12% कर्नाटक सरकार उस तरफ जा रही है कि हम 12% तक आरक्षण मुस्लिम को देंगे। तो जिस ढंग से कांग्रेस ने ये एक स्टैंड लिया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, तो बीजेपी तो बात करती हिंदुत्व की, ये सबके सामने है, लेकिन कांग्रेस तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। वो धर्मनिरपेक्षता के मामले में जब सीधे से एक वर्ग की बात करेगी, मुसलमानों की बात करेगी, तो जाहिर है कि इससे भाजपा का जो मुद्दा है हिंदू वाला वो अपने आप मजबूत होता है। देश में 80% हिंदू है। कांग्रेस ने तो खुद अपनी एक तरह से हार के मामले में मोहर लगाने की बात कर रही है। अगर वो एक वर्ग की बात करेगी तो जाहिर है कि बीजेपी 80% हिंदू की बात करके पूरे चुनाव को अपनी तरफ मोड़ लेगी, और वो इसमें काफ़ी कुछ सफल होती हुई दिखती भी है। 2 चुनाव तो यही बताते हैं। आपकी राय कि क्या ये आरक्षण का मामला, मुस्लिम आरक्षण का मामला कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा और बीजेपी को मजबूत करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के जो सलाहकार हैं और जो रणनीतिकार हैं, उन्हें कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा। वो ये सोच के परेशान है कि ऐसे क्या मुद्दे हों जिनको लेके वो जनता में जाके अपनी पैठ बना पाए, और वो नहीं बन पाने की वजह ही ऐसे है कि जैसे आज मुस्लिम आरक्षण वाली बात आई है, विरासत टैक्स की बात आई है, या अन्य अनर्गल जो जिस तरह की बातें चुनाव में आ रही है। और जब जब आप देखिए, इस देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक बड़े मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब जब आप एक राजनीतिक दल, मुख्य राजनीतिक दल जो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहा हो, वो अल्पसंख्यकों की राजनीति करेगा और वो भी तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे सहयोगी पैनल वालों ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा सुरेश जी ने, कि तब तक बहुसंख्यक जो है समुदाय, उसकी भी प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। जब अल्पसंख्यकों को लेकर आप सारी राजनीतिक ताना बाना बुनोगे, वोटों का ताना बाना बुनोगे करने के लिए, तो फिर ये कैसे सहज होगा करने के लिए। और आरक्षण जैसी बात को आरक्षण के लिए धीरे धीरे खत्म करने की जहाँ आरक्षण को बात हो रही है, या आर्थिक आधार पे भी सभी जाति और धर्मों में जहाँ भी लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो तो समझ में आती है, लेकिन आप किसी एक समुदाय के नाम पे आरक्षण देके का लॉलीपॉप देके और वोट हथियाना चाहें, तो ये बहुसंख्यकों के लिए तो उपयोगी है ही नहीं, ना देश के लिए उपयोगी है। नागेंद्र जी, एक
एक सवाल मेरा कांग्रेस की। आपसे भी है, उसका एक हाँ और ना में उत्तर चाहूंगा, और सुरेश जी से भी रहेगा कि क्या मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करके कांग्रेस ने भाजपा को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जो 80% हिंदुओं को एक तरह से संगठित कर देगा मतदान के मामले में, और बीजेपी ने बहुत चतुराई से इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। क्या अब अगले दौर के जो मतदान है वो ज़्यादातर इसी पर होने वाले हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है और बीजेपी का कहना है कि हम इस मामले में मुसलमानों का आरक्षण वापस देकर इसको गरीब और दलित वर्ग में बांट देंगे, ओबीसी में बांट देंगे? क्या ये एक तरह से नई दिशा की तरफ बात है? आपकी तरफ से हाँ और ना में उत्तर चाहूंगा मैं। नागेंद्र जी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी जी। तरफ से जाता हुआ सुरेश दिखाई जी, दे रहा है आपकी भी और ये जी कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित होगा। ठीक। सुरेश जी, आपकी भी इसमें एक दो वाक्यों में टिप्पणी। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ पूर्णतया कि कांग्रेस ने आत्मघाती गोल कर लिया, लेकिन एक शब्द पर मुझे थोड़ा सा सफाई देना है। जी। और आपने ये कहा ना कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष रही है। देखिए साहब, ये प्रचलन का शब्द है, 3 लाइन बोलूंगा, चौथी नहीं बोलूंगा। जी। पहला, ये महात्मा गांधी ने आजादी के तत्काल बाद ये कहा था कि पाकिस्तान को में जो नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, उसकी एवज में 53-55 करोड़ रुपए दीजिए, और कलकत्ता में अनशन पर बैठे थे। इसका मतलब वो धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, वो मुस्लिम समर्थक बातें करके उन्होंने अनशन की बात की थी। 2014 के चुनाव से पहले इस देश में ये कहा जाने लग गया था खुल करके कि सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं बनने देंगे। इसका मतलब ये था कि सांप्रदायिक शक्तियों का मतलब बहुसंख्यक हिंदू समाज के पक्ष है। और तीसरा जो आज आ रहा है आरक्षण वाला मामला, यानी इसका मतलब ये होगा आजादी से लगाकर आज तक कांग्रेस पार्टी के पुराने नेताओं से लगाकर आज के नेताओं का मुस्लिम तुष्टीकरण का जो बात है वो स्पष्ट थी। हमारा भी यही कहना है सुरेश जी, क्या कांग्रेस ने दक्षिण भारत में जहां उनकी सरकारें हैं वहां मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देकर एक तरह से 80% हिंदुओं को एकजुट करने का संदेश दे दिया है? ये उनके लिए आत्मघाती होगा, चाहे ये शब्द का इस्तेमाल करें, सेल्फ गोल होगा, ये शब्द का इस्तेमाल कर लें, चाहे ये कहें कि बीजेपी इससे मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर अब जो चुनाव होगा मुझे लगता है कि उसमें आरक्षण का तड़का और लगेगा। एक लाइन खत्म, समय नहीं बचा जी। कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सही है। यदि आरक्षण दे करके वो बहुसंख्यक समाज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण दे करके वोट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का तो ये एक लाइन बस जी, एमएसपी के कानून भी तो अपने राज्यों से बनवा सकते हैं। यदि उनको इतना ही प्रेम किसानों से है तो आरक्षण की जो काम करा रहे हैं इसकी जगह एमएसपी का। सुरेश जी, ये नया विषय, इस पर कभी और बात करेंगे किसानों के मामले में, लेकिन अभी तो कांग्रेस ने जिस ढंग से इसको उठाया है दक्षिण के राज्यों में, बीजेपी इसका जरूर लाभ लेगी और देखते हैं कि मतदान का जो मामला वो कितना भाजपा के पक्ष में जाएगा। दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।